हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम एक नई चीज लेके आए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान को आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे जो हमारा कंटेंट है वो आपके साथियों तक भी पहुंच सके। दोस्तों, आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। घड़ी परीक्षण, परीक्षण कहें या क्लॉक टेस्ट कहें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगभग लास्ट क्लास में घड़ी से संबंधित जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बच गए, तो उनको दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक बार वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, हमने जो स्थितियां पढ़ी थी, 90 डिग्री का कोण कब हो सकता है, 180 डिग्री का कोण कब हो सकता है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 360 डिग्री का कोण कब हो सकता है या कितनी बार हो सकता है, ये सारी स्थितियां हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। लास्ट क्लास में सारी स्थितियों को डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ या मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टाइप हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो, आपने एक क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, जिस क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई एक टाइम देकर और उसमें कहता है घड़ियों की स्थितियां चेंज हो जाएं, घड़ियों की स्थितियां क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। तो ध्यान में रख लेना, जब हमारे सामने, या मैं बात करूं दोस्तों सुइयां, हमें बात करें दोस्तों सुइयों की स्थिति परिवर्तित हो जाए घड़ी में, घड़ी में घड़ी में घंटे व घंटे व मिनट वाली, घंटे व मिनट वाली सुइयों की सुइयों की स्थिति स्थिति परिवर्तन, उनकी इस सुइयों की स्थिति में जब दोस्तों परिवर्तन होता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो, आपने यहां पर निश्चित रूप से, मैं आपसे कह रहा हूं, निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान में रख लेना, इसमें बात करिए दोस्तों सुइयों की स्थिति में परिवर्तन। जब सुइयों की स्थिति में परिवर्तन होता है, जब सुइयों की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो ध्यान में रख लेना, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच जो दूरी का अनुपात है, यहां पर दूरी का अनुपात कितना रहेगा, 60:13 रहता है, या मैं बात करूं 60/13 इनका अनुपात रहता है। ठीक है। जैसे देखो, मैं अगर यहां पर चर्चा करना चाहूं, तो इनकी जो दूरी है ना, उसका डिफरेंस कितना रहेगा, 60/13 का रहेगा, क्योंकि ये यहां पर काम आने वाला है। अब जैसे हम चर्चा करें, आखिरकार हमें कोई क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि जाने वाला समय और आने वाला समय दे दे और दोस्तों उसमें स्थिति चेंज करवाए, घड़ी में दोनों की सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की स्थिति चेंज करवाए, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं हम। यदि हम यहां पर क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मोहन मोहन घर से मोहन घर से 9 से 10 बजे के बीच, मोहन 9 से 10 बजे के बीच, मोहन 9 से 10 बजे के बीच, 10 बजे के बीच घर से निकलता है, घर से निकलता है, घर से निकलता है, और और या देखो, इसमें घर से ऑफिस की ओर निकलता है, थोड़ा सा चेंज करें, घर से ऑफिस की ओर निकलता है। ठीक है, घर से ऑफिस की ओर निकलता है, और 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच ऑफिस से
ऑफिस से घर जाता है, घर जाता है। जब वह जब वह घर जाता है तो देखता है, जब वह घर जाता है तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने, घड़ी की दोनों सुई मतलब मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। अपना स्थान क्या कर लिया दोस्तों? परिवर्तित कर लिया। अपना स्थान क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। अपना स्थान परिवर्तित कर लिया या उनका स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए मोहन का घर से निकलने का समय क्या है, घर से ऑफिस जाने का समय क्या है, या हमसे पूछ सकता है ऑफिस से घर जाने का समय क्या है, या मैं बात करूं घर आता है वापस आने का समय क्या है। जब देखो मैंने आपको बताया था घड़ी में जब सुइयों की स्थिति परिवर्तित होती है, जब सुइयों की स्थिति परिवर्तित होती है तो इनके बीच 60/13 का अनुपात रहता है। दूरी में कितना अनुपात रहता है? 60/13 का। केवल यही कंसेप्ट यहां पर काम आने वाला है। जैसे यदि हमसे आने का समय पूछे, क्या पूछे? आने का समय पूछे, आने का समय पूछे तो हमको ध्यान में रख लेना जब आने का समय पूछ रहा है तो अनुपात तो यही रहेगा 60/13। लेकिन यहां पर जाने के बाद वाला इनटू में क्या करना है? जाने के बाद वाला, जाने के बाद वाला। इसको मैं यहां पर देखो समझाता हूं आपके लिए। जैसे यहां पर बताओ उसका आने का समय पूछा है तो 60/13 इंटू जाने के बाद वाला। और यदि जाने का समय पूछे, दोनों को डिस्कस करेंगे। यदि यहां पर जाने का समय पूछे तो जाने का समय बराबर इनके बीच अनुपात तो 60/13 का ही रहेगा, अनुपात तो 60/13 का ही रहेगा। लेकिन जाने का समय पूछा है तो यहां पर आने के बाद वाला रहेगा। गुना में क्या करना है? आने के बाद वाला। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपके समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? मोहन जब घर से ऑफिस की ओर निकलता है तब वे देखता है समय 9 से 10 बजे के बीच का है, और जब वो घर वापस आता है तो देखता है समय 6 से 7 बजे के बीच का है। लेकिन जब वो देखता है ना तो उसने घड़ी की सुइयों की स्थिति में परिवर्तन देखा। मतलब जहां पहले घंटे वाली सुई थी अब वहां मिनट वाली सुई है, और जहां मिनट वाली सुई थी वहां घंटे वाली सुई है। इस प्रकार से सुइयों में उसने परिवर्तन देखा है। तो यदि मैं इसको क्वेश्चन का डिस्कशन करूं तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, ये तो क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताओ मोहन के जाने का समय क्या है? जाने का समय किस किस के बीच बताया उसने? 9 से 10 बजे के बीच जाता है, ठीक है। और उसका आने का समय क्या था? उसका आने का समय था 6 से 7 बजे के बीच, ठीक है। अब इसने देखा कि घड़ी की सुइयों की स्थिति परिवर्तित हो गई है, तो परिवर्तित हो गई है तो मैंने बताया जब हमें जाने वाला समय ज्ञात करना है, क्या करना है? जाने वाला समय मतलब ऑफिस के लिए कब निकला, घर से जाने वाला समय ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? 60/13, वो बजकर तो रहेगा ही, जैसे 9 बजकर तो 9 से तो आ गई है। 60/13 गुना, यहां पर ध्यान में रखना आने के बाद वाला, जाने का पूछा है तो आने के बाद वाला, और यदि आने का पूछता तो जाने के बाद वाला। बाद वाला मतलब आने के बाद वाले में क्या है? 7 है। तो इसको मैं गुना करता हूं, इसको मैंने गुना किया, ये कितना हो गया? 420/13, 420/13। अब देखो 13 का जब हम भाग दे के देखते हैं, 13 × 39 कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचा यहां पर? 3 बचा। 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो और यहां पर कितना बचा? 4। जो शेष रहा उसको ऊपर, और जिसका हम भाग दे रहे थे उसको नीचे। ये दोस्तों क्या निकली? मिनट निकलती हैं। तो यहां पर उसके जाने का समय क्या हुआ? देखो हमने क्या किया, 60/13 इंटू, जैसे जाने का समय पूछा है तो यहां पर इंटू में क्या आएगा? आने के बाद वाला। आने के बाद वाला मतलब 7 आएगा। यदि मैंने इसको गुना किया तो ये हो गया 420, 420/13। जब मैं यहां पर निकालता हूं 3 39, इसके बाद यहां पर शेष कितना बचा? 3।
फिर 2 बार 26, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा, उसको ऊपर और जिसका भाग दे रहे थे उसको नीचे। तो यहां हमारे पास ये मिनट निकली। तो दोस्तों उसके जाने का समय क्या था, 9 से 10 बजे के बीच, मतलब उसके जाने का समय हो गया 9:32 सही 4/13 मिनट। ये तो क्या रहा उसके जाने का समय। अब हमको निकालना है उसके घर वापस आने का समय। घर वापस आने का समय निकालना है। आने का क्या निकालना है, समय। तो मैंने बताया था क्या करना है, 60/13 अनुपात तो वही रहेगा, 60/13 गुना यहां पर कर देना है जाने के बाद वाला। तो जाने के बाद वाला कौन सा है, 10 है। तो जाने के बाद वाला मतलब 10 से गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया, 600। 600/13, ये कितना हो गया, 600/13। अब यहां पर अपन निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 5, सॉरी यहां पर ये कितना हो गया, 4, 13 चौका 52, बचा कितना 8। फिर यहां से 13 छिक्की 78, कितना बचा 2, जिसका भाग दे रहे थे वो नीचे, शेष फल ऊपर और जो भाग दे रहे थे वो नीचे। ये क्या निकली, मिनट निकली। तो उसके आने का समय क्या निकला, उसके आने का समय निकला 6 से 7 बजे के बीच आया। तो मतलब 6:46 सही 2/13 मिनट पर वो वापस आया। तो ये कंसेप्ट आया कि नहीं आया समझ में। जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, यदि हमसे जाने वाला समय पूछे, यदि हमसे जाने वाला समय पूछे, यदि हमसे जाने वाला समय पूछता है तो 60/13 गुना आने वाले के बाद वाला, और यदि आने का समय पूछे तो 60/13 गुना जाने के बाद वाला। आने वाले में तो जाने के बाद वाला और जाने में आने के बाद वाला। ये कंसेप्ट यहां पर ध्यान में रखना। इसके बाद हमें बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हमें जल और दर्पण प्रतिबिंब की। घड़ी के जल और दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, दोनों ही एक साथ बात करते हैं। एक तो मैं बात करूंगा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब आखिरकार ये क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। और दूसरी तरफ में मैं बता रहा हूं घड़ी का वाटर इमेज, या मैं बात करूं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब आखिरकार देखो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब दर्पण प्रतिबिंब हम निकालते हैं, जब दर्पण प्रतिबिंब हम निकालते हैं तो ध्यान में रख लेना केवल और केवल दाएं से बाईं स्थिति चेंज होती है। यहां पर केवल और केवल स्थिति कौन सी परिवर्तित होगी, स्थिति में जो परिवर्तन होगा ना, वो जो दाएं की स्थिति है वो दोस्तों बाईं साइड हो जाएगी। यहां पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहां पर जो स्थिति चेंज है ना वो केवल दाएं का बाएं में चेंज होता है। जैसे देखो यदि यहां पर मान लो हमें घड़ी में कोई समय दे दिया, समय दे दिया, मान लो एग्जैक्ट 3 बजे का दे दिया। 3 बजे की बात करें, 3:10 की देख लो, ये एक घड़ी है। अब हमसे इसमें समय दे रखा है 3:10 पर। 3:10 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3:10 हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब या ऐसी सिचुएशन होगी घड़ी में। अब इसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो ध्यान में रख लेना दर्पण प्रतिबिंब में जो दर्पण के बाईं ओर है या जो दर्पण के पास है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास ही बनता है। देखो इस वाली स्थिति को देखूं तो ये वाली कौन सी है, दाईं स्थिति है, तो ये बाएं में चेंज हो जाएगी। मतलब इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं दोस्तों, इसके और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं अभी, देखो इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। यहां पर इसकी स्थिति अब देखो, जो केवल दाईं और बाईं स्थिति में चेंज होगा, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखो ये मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 12 से 2 खाने नीचे है, तो यहां भी मिनट वाली सुई 12 से 2 खाने नीचे होगी। लेकिन देखो इधर दाएं भाग में है तो ये बाएं भाग में चेंज हो जाएगी, या ये दर्पण के पास है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास बनेगा। अब मैं बात करूं, देखो यहां पर
3:10 है, तो कहीं ना कहीं ये 3 से थोड़ी नीचे होगी, तो इसके प्रतिबिंब में भी ये जो घंटे वाली सुई है वो 3 से नीचे ही होगी। इस प्रकार से तो बनता है दर्पण प्रतिबिंब। इसमें ध्यान में रख लेना, केवल स्थिति जो चेंज होती है ना, दाएं से बाएं में परिवर्तन और बाएं से दाएं में परिवर्तन होता है। यहां ध्यान में रख लेना, ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता, ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो, मिनट वाली सुई ऊपर थी तो यहां पर भी ऊपर है, घंटे वाली सुई यहां 3 से थोड़ी सी नीचे है, तो यहां भी ये 9 से थोड़ी सी नीचे ही रहेगी। ये स्थिति आपके समझ में आ गई होगी। यदि मैं बात करूं दोस्तों जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में ध्यान में रख लेना, स्थिति में जो चेंज होता है, स्थिति में जो चेंज होता है वो यहां पर ऊपर और नीचे में परिवर्तन होता है। जल प्रतिबिंब में स्थिति जो चेंज होती है वो ऊपर वाली स्थिति नीचे हो जाती है और नीचे वाली स्थिति ऊपर हो जाती है, ऐसा चेंज होता है। जबकि इसमें दाएं और बाएं में कोई चेंज नहीं होता। यहां पर अगर बात करें हम दोस्तों, ऊपर और नीचे में परिवर्तन होगा, ऊपर और नीचे में परिवर्तन होगा, लेकिन यहां पर दाएं और बाएं में कोई परिवर्तन, जो सुई दाईं तरफ है वो दाईं तरफ ही रहेगी और जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ ही रहेगी। दाएं और बाएं में यहां पर कोई चेंज नहीं होता। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो समय निकालने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक चीजें तो सोचनी पड़ेंगी। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाएंगे क्या? यहां पर हमें इस प्रकार से प्रतिबिंब नहीं बनाने हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक बार ध्यान में रख लेना, जब भी दोस्तों हमारे सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी हमारे सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो ध्यान में रख लेना, दर्पण प्रतिबिंब और उसके वास्तविक समय में, दर्पण प्रतिबिंब और उसके वास्तविक समय में क्या डिफरेंस होता है, यहां ध्यान में रखो। हमसे यहां पर समय पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब वाला, तो दर्पण प्रतिबिंब वाला समय निकालना है, तो उसके लिए ध्यान में रख लेना 11:60 में से या 11:60 में से जो हमारा वास्तविक समय दे रखा है उसको घटा देते हैं, ठीक है। या अगर हम चर्चा करें, एक ये 23:60 भी काम आएगा, लेकिन ये कब कब काम आएंगे, 23:60 में से भी घटा देते हैं। तो ध्यान में रख लेना, जब हमारा समय 1 बजे से और 11 बजे के बीच का है, तब तो हमको दर्पण प्रतिबिंब वाला समय निकालने के लिए 11:60 में से घटाना है। और यदि समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का है तो यहां पर 23:60 में से घटाना है। जैसे यहां पर हमसे कहा था एक घड़ी में 3:10 हो रही है, या घड़ी में समय क्या है 3:10 का है, तो बताइए इसके दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब, अब देखो समय 1 से और 11 बजे के बीच का है, तो हमें ये समय, इसका वास्तविक समय क्या है 3:10 का। अब हमें यहां पर निकालना है इसके दर्पण प्रतिबिंब वाला समय। कौन सा निकालना है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब वाला समय। तो ये डायरेक्ट 11:60 में से इसको घटा देना, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना। मिनट में से ध्यान में रख लेना, मिनट को घटाना है, मिनट में से मिनट को घटाना है, कितना घटाना है 3:10। तो बताओ मिनट तो कितनी बची 50 बची, और घंटे कितने बचे 8। तो अगर हमें वास्तविक समय 3:10 दिया हुआ है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब वाला समय 8:50 होगा। आया समझ में? ये दोनों ही बात ध्यान में रख लेना, कब तो 11:60 में से घटाना है और कब 23:60 में से घटाना है। चाहे हमसे दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे तब भी यही कंसेप्ट रहेगा, चाहे हमसे वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तब भी यही कंसेप्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब में क्या स्थिति बनेगी। तो जल प्रतिबिंब में ध्यान में रख लेना, जब भी वास्तविक समय देकर, वैसे तो यहां एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना, जब भी हमें वास्तविक समय देकर और जल प्रतिबिंब वाला समय पूछे तो हमें या तो 17:30 में से घटाना है, ठीक है, या एक दूसरा ध्यान में रख लेना 17:90 में से घटाना है। अब कब तो 17:30 में से घटाना है, कब 17:90 में से। जैसे यहां ध्यान में रखा था ना, ऐसे ध्यान में रखना, जब हमारे दिए गए समय में मिनट 30 से कम है, क्या है 30 से कम है, तब तो ये वाला कंसेप्ट लागू करना। और यदि हमारे पास दिए गए समय में मिनट या तो 30 हैं या 30 से अधिक हैं, यहां पर दिए गए समय में मिनट किससे अधिक हो 30 से अधिक हो,
30 या 30 से क्या हो, अधिक हो, तब हमको 1790 में से घटाना है। आया समझ में? इसके बाद अगर मैं बात करूं, आखिरकार कोई भी समय देकर हमसे जल प्रतिबिंब वाला समय पूछे, जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, घड़ी में 8:25 हो रहे हैं, समय क्या हो रहा है, 8:25 का, और हमसे पूछ लिया जाए जल प्रतिबिंब वाला समय बताइए, जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। क्या पूछ लिया हमसे, जल प्रतिबिंब वाला, इसके वाटर इमेज में हमें क्या समय दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब वाला समय बताइए। तो देखो हमको क्या करना है, समय 8:25 है, मतलब मिनट किससे कम है, 30 से, तो यहां पर हमको 17:60 में से 17:30 में से घटा देना है। किस में से घटा देना है, 17:30 में से। यदि मैंने ये 17:30 में से दिया गया समय घटाया, तो यहाँ पर मिनट कितनी बची, 5। और अगर मैं यहाँ पर घंटे की बात करूं, तो यहाँ पर ये कितना बचा, 17 में से 8 घटाया तो 9। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, यदि हमारे पास जल प्रतिबिंब का समय, वास्तविक समय बात करें 8:25 का है, तो उसके जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा, 9:05 का होगा। कंसेप्ट सेम रहेगा इसमें, जब मिनट यहां पर 30 से कम हो तो ये अप्लाई कर देना, अन्यथा ये अप्लाई करना। दोनों स्थितियां समझ में आ गई, जल प्रतिबिंब वाली और दर्पण प्रतिबिंब वाली। इसके बाद में बात करूं, यहां पर देखो हमने घड़ी की सुइयों को स्थिति में परिवर्तित कर लिया, यहां पर हमने उनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की बात कर ली। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं यहाँ पर। एक होता है घड़ी का, या मैं बात करूं दोस्तों, कोई भी घड़ी सुस्त पड़ जाती है और कभी कभी तेज हो जाती है। ये क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हमको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ बिहेव करना है। जैसे मान लो यदि घड़ी तेज होती है, यदि घड़ी क्या होती है, तेज होती है, तो तेज होने का मतलब क्या है, समय से आगे निकलेगी। तेज होने का मतलब क्या है, समय से आगे निकलेगी। और यदि मैं बात करूं सुस्त हो जाती है या मंद हो जाती है, सुस्त हो जाती है या क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दिए गए समय से पीछे चल रही है। इसमें तो चलेगी पीछे, इसमें तो चलेगी पीछे, और यहां चलेगी तेज में आगे, दिए गए समय से क्या चलेगी, आगे। जैसे यदि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे मान लो आपके सामने दे दिया कि एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है, 1 घंटे में तेज हो जाती है, सॉरी सुस्त वाला करेंगे, 1 घंटे में 2 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, 2 मिनट क्या हो गई, तेज हो गई। तो जब इस घड़ी में, ध्यान में रख लेना क्वेश्चन क्या आ गया, 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, यदि इस घड़ी को दोपहर 2 बजे सही समय मिलाया गया, दोपहर 2 बजे क्या समय मिलाया गया दोस्तों, सही समय मिलाया गया, तो बताइए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर, तो बताइए, तो बताइए जब यह घड़ी, जब यह घड़ी, जब यह घड़ी शाम के, उसी दिन, दिन चेंज नहीं हुआ है, शाम के 8 बजे, 8 बजे का समय दर्शा रही है, 8 बजे का समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, हमसे यहां पर वास्तविक समय पूछा है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मुझे बताओ, ये घड़ी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना मिनट तेज हुई, 1 घंटे में कितना मिनट तेज हुई, 2 मिनट तेज हुई। अब इस घड़ी को दोपहर 2 बजे मिलाया गया, दोपहर 2 बजे मिलाया गया, और ये घड़ी 8 बजे का जब समय बता रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चली है, तो ये समय आगे होगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो देखो यहां पर अगर हम डिस्कस करें, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये कितना तेज चली, 2 मिनट। अरे 1 घंटे में कितना मिनट तेज चली, 2 मिनट। तो देखो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक कितना घंटे का टाइम हो गया, 6 घंटे का। तो दोस्तों ये 1 घंटे में 2 मिनट तेज चली, तो 6 घंटे में कितना तेज चली, 12 मिनट। 6 घंटे में कितना मिनट तेज चली, 12 मिनट चली। तो जब इस घड़ी का समय, या मैं बात करूं दोस्तों, ये 12 मिनट तेज चली, तो इस घड़ी में जब समय 8 बजे का दर्शाया जा रहा है, तो ये घड़ी आगे चल रही है ना, तो यहां पर वास्तविक समय,
वास्तविक समय कितना पीछे होगा, 12 मिनट पीछे होगा, क्योंकि ये 12 मिनट आगे चल गई। तो यहां पर वास्तविक समय 12 मिनट पीछे, मतलब 7:48। 7:48 वास्तविक समय यहां पर होगा। तो ध्यान में रख लेना, जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन अभी केवल इनको समझो। यहां पर मैं आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। कंसेप्ट अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर हमें इसकी पूरी तरीके से नॉलेज मिल जाएगी। अब देखो, वास्तविक समय तो यहां पर हमको निकालना था। इस घड़ी में कितना समय हो रहा था, 8 बजे का। तो ये घड़ी तेज चली है ना, तो वास्तविक समय कहीं ना कहीं इससे पीछे का होगा। तो यहां पर वास्तविक समय 12 मिनट पीछे, मतलब 7:48 का निकला। ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट सुस्त हो जाती है। 24 घंटे में 15 मिनट क्या हो जाती है, सुस्त। सुस्त का मतलब क्या है, पीछे। 24 घंटे में 15 मिनट सुस्त हो जाती है। तो बताइए जब इसे रात 9 बजे, रात तो बताइए जब इसे रात 9 बजे सही समय से मिलाया गया, 9 बजे सही समय से, या मैं बात करूं 9 बजे इसको ठीक कर दिया गया, सही समय से मिलाया गया, तो अगले दिन जब इस घड़ी में शाम 5 बजे का, या सॉरी शाम 4 बजे का, जब इस घड़ी में अगले दिन शाम 4 बजे का समय दर्शाया गया है, तो वास्तविक समय क्या होगा। दर्शाया गया है तो वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक समय क्या होगा, यहां पर हमसे पूछा है। तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम यहां पर क्या हो रहा होगा, या सही समय क्या हो रहा होगा। देखो यहां पर सेम ही क्वेश्चन है, एक बार हम अगर डिस्कस करना चलते हैं। तो देखो यहां पर 24 घंटे में ये कितना मिनट पीछे हो गई, 15 मिनट पीछे हो गई। अरे 24 घंटे में कितना मिनट पीछे हो गई, 15 मिनट क्या हो गई, ये पीछे हो गई। ठीक है, 24 घंटे में 15 मिनट पीछे हो गई। तो मुझे बताओ, जब इसको रात को 9 बजे सही मिलाया गया, इसके बाद जब इस घड़ी में 4 बजे का, अगले दिन शाम 4 बजे का समय दर्शाया गया, तो इसने कितने घंटे का ड्यूरेशन तय कर लिया। अगर हम निकालते हैं तो रात को 9 बजे से सुबह के 9, 12 घंटे, और 9 बजे से शाम के 4 बजे तक 7 घंटे और हो गए, तो 12 और 7 19 घंटे का टाइम इसने व्यतीत किया। दोस्तों यहां पर इसने कितने घंटे व्यतीत करे, या मैं बात करूं ये घड़ी इस प्रकार से कितने घंटे चली, 19 घंटे। अब बताओ, यदि ये 24 घंटे में कितना मिनट पीछे हो जाती है, 15 मिनट पीछे हो जाती है, 45 मिनट। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूं तो 23 तो पूरे घंटे हो गए, और 45 मिनट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग, तो ये कितना निकला, 15 30 और ये 4, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। यदि मैं निकालता हूं यहां पर 95 बटा, ये क्या निकला, 23 चौका 92 और 3 95/4, 95/4। अब देखो गलत घड़ी कितनी चली, 95/4 घंटे, जब सही घड़ी कितना चली, 24 घंटे। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको यहां अनुपातिक रूप में प्रस्तुत करूं तो देखो ये कितना हो गया, 24 चौका 96 अनुपात ये कितना हो गया, 95। मतलब यदि अगर गलत घड़ी 95 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितना चली, 96 घंटे। यदि गलत घड़ी 95 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितना चली, 96 घंटे।
अब देखो गलत घड़ी ने यहाँ पर कितने घंटे का सफर तय किया, 19 घंटे का। देखो सही घड़ी 96 घंटे जब चलेगी जब गलत घड़ी 95 घंटे चली है। तो मुझे बताओ यदि यहाँ पर गलत घड़ी ने 19 घंटे का सफर तय किया या गलत घड़ी 19 घंटे चली तो यहाँ पर ये कितना चलेगी। आखिरकार बात ये हुई। अब अनुपात समानुपात रूप से अगर हम प्रस्तुत करें इसको तो मुझे बताओ जब गलत घड़ी या देखो सही समय कितना है 96 और गलत समय कितना है 95। इसके बाद हमारे पास यहां पर बताओ सही समय का हमें पता नहीं है तो इसको x मान लिया और गलत समय कितना है 19 घंटे। ठीक है, अंदर वाले पक्षों का गुणन बाहर वाले पक्षों के गुणन के बराबर होता है। तो यदि मैं इस हिसाब से करता हूं तो ये अंदर वाले पक्षों का गुणनफल और बाहर वाले पक्षों का गुणन ये आया और अंदर वाले पक्षों का गुणन दोस्तों इसमें यहां पर थोड़ा सा इसमें देखो यहां करते हैं अपन 96 घंटे गलत चली तो सही घड़ी कितना चलेगी 95 घंटे। तो यदि हमें सही समय नहीं पता तो गलत घड़ी कितना चली है 19 घंटे। अब देखो अंदर वाले पक्षों का गुणन किसके बराबर होता है, बाहर वाले पक्षों के गुणन के बराबर होता है। ये x से गुना किया तो यहाँ x का मान निकालना तो 19 का भाग दे दिया और ये 95 का क्या दे दिया दोस्तों इसमें भाग। तो 95 19 से कितनी बार कटा 5 बार। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 96 बटा कितना निकला 5। अगर मैं ड्यूरेशन निकालता हूं तो ये 19 सही कितना निकला 19 सही 1/5 घंटे। 19 सही 1/5 घंटे कौन सी घड़ी चली, सही घड़ी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो दोस्तों 19 तो घंटे हो गए और 1/5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो 60 से गुना कर दिया तो यहां पर मिनट कितना निकली 12 मिनट। यदि गलत घड़ी 19 घंटे चली है तो सही घड़ी कितना चलेगी 19 घंटे और दोस्तों यहां पर ध्यान में रख लेना सही घड़ी कितना चलेगी 19 घंटे और 12 मिनट। 19 घंटे और 12 मिनट। वैसे भी देखो ये पीछे रही है तो कहीं ना कहीं वास्तविक समय ज्यादा होगा तो ये 12 मिनट का डिफरेंस आया। देखो 19 घंटे 12 मिनट चली है सही और गलत टाइम कितना चला है 19 घंटे। तो जो हमारा समय दे रखा है शाम को 4 बजे ये तो गलत टाइम है या गलत घड़ी का दर्शाया हुआ समय है। तो सही समय क्या होगा, सही समय 12 मिनट ज्यादा मतलब सही समय शाम के 4:12 हो रहे होंगे। घड़ी में सही समय क्या होगा 4:12 का। आए ना समझ में। देखो किस हिसाब से करना है। सही समय कितना था 24 घंटे। अरे सही घड़ी कितना चली 24 घंटे तो गलत घड़ी कितना चलेगी 15 मिनट पीछे। 15 मिनट पीछे का मतलब 23 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, अगर मैं 23 घंटे और 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर 95/4 आया। अब मैं इसको अनुपातिक रूप से लिखता हूं तो सही समय कितना है 96। अरे अनुपात में करेंगे तो 96:95 आया। मतलब गलत घड़ी का समय यदि 95 घंटे है तो सही घड़ी का समय कितना होगा 96 घंटे। अब हमारे पास जो गलत घड़ी है वो कितना चली है 19 घंटे। यदि गलत घड़ी 19 घंटे चली है तो सही घड़ी कितना चलेगी, ये हमने अनुपातिक रूप से सॉल्व किया। अंदर वाले पक्षों का गुणन बाहर वाले पक्षों के गुणन के बराबर होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 19 सही 1/5 मतलब सही समय कितना है, सही घड़ी कितना चली है 19 सही 1/5 घंटे। यदि मैंने इसको कन्वर्ट किया तो 19 घंटे और 12 मिनट यहां पर सही घड़ी चलेगी। यदि गलत घड़ी में टाइम शाम के 4 बजे हैं तो सही घड़ी में शाम के 4:12 हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया जिसमें क्या है घड़ी सुस्त पड़ जाती है और कभी कभी घड़ी का तेज पड़ने का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हो। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि तेज चल रही है तो उस हिसाब से तेज से गणना करेंगे और घड़ी अगर सुस्त है या मंद है या पीछे है तो उस हिसाब से गणना करेंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान में रख लेना एक अलार्म से संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाता है एक घड़ी एक अलार्म घड़ी 1 बजे एक बार, 1 बजे कितनी बार एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, आगे भी इसी प्रकार अनवरत रूप से बजती है। 1 बजे कितनी बार बजी है 1 बार, 2 बजे कितनी बार बजी है 2 बार, 3 बजे कितनी बार बजी 3 बार
और 4 बजे कितनी बार बजी, 4 बार। आगे भी इसी प्रकार बजती है। तो बताइए एक दिन में ये घड़ी कितनी बार बजेगी। हमसे क्या पूछा है, एक दिन में ये घड़ी कितनी बार बजेगी। अब यहां पर समझना, एक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन का मतलब 12 घंटे तो दिन के और 12 घंटे रात के। मतलब मैंने पहले भी बताया एक दिन का मतलब कितना होता है, 24 घंटे होता है। आए समझ में। अब देखो यदि घड़ी इस प्रकार से बज रही है, मतलब 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, तो दोस्तों बताओ हमें यहां पर मेनली करना क्या है, इन संख्याओं का योग ही तो करना है। 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसे ही 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार बजेगी। अरे 12 घंटे में इसी प्रकार से तो बजेगी। इसके बाद फिर 12 घंटे, अगले 12 घंटे में मतलब यही रिपीटेशन रहेगा। तो यदि मैं इन संख्याओं का योग कर दूं, इन संख्याओं का योग कर दूं, तो ये हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये 12 बजे तक कितनी बार बजी, 12 बजे तक कितनी बार बजी। अब देखो ये n प्राकृतिक संख्याएं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। या तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ो या फिर इस हिसाब से कर लो। n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है, 12 पद हैं। n प्लस 1 मतलब 12 1 13/2। ये 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 13 छिक्की 78। इनका योग कितना आया, 78 आया। मतलब ये 12 घंटे में कितनी बार बजी है, 78 बार। अब तो बताओ मुझे दोस्तों, 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, दुगना हो जाएगा। तो 78 का यदि मैं दुगना करता हूं, 78 का यदि दुगना करते हैं तो 156 बार ये घड़ी बजेगी। आया कि नहीं आया समझ में। अगर इस प्रकार का अलार्म से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यहां से इस प्रकार से डील कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, यहां घड़ी के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपकी एग्जाम में आए और यहां पर नहीं डिस्कस किया हो। दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही मैं बात करूं, लास्ट में जो हमने कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ा था, कैलेंडर वाले टॉपिक में भी हमने लगभग कैलेंडर से ओरिएंटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार चैनल पर जाकर पिछले वीडियो जरूर देखें, कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों ध्यान में रख लेना, अनवरत रूप से आप क्लास लेते रहोगे, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को कंटिन्यू रूप से देखना है। अगर अनवरत रूप से आप क्लास लेते रहोगे तो यहाँ पर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। दोस्तों ध्यान में रख लेना, हिंडौन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति होने वाली है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्लास का आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।